हेलो एवरीवन, आशा करते हैं सब बढ़िया होंगे, बढ़िया से तैयारियां चल रही होंगी. नाउ वी स्टार्टेड आवर सीरीज एंड द फर्स्ट सीरीज ऑफ आर द प्रोग्राम दैट कि वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द 20 क्वेश्चंस ऑफ नीट. तो आज जो मैं लेने वाली हूँ उसमें हमारे पास में टॉप 20 क्वेश्चंस ऑफ नीट हैं जो कि PYQs हैं, जो लास्ट 10 ईयर्स में आपके आ चुके हैं. तो यहाँ पे आपके टॉप 20 क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे. तो टाइम वेस्ट करे बगैर फटाफट स्टार्ट करते हैं. द क्वांटम नंबर्स ऑफ द 4 इलेक्ट्रॉन आर गिवन बिलो द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एनर्जी ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन. सो यू हैव द क्वांटम नंबर्स. क्वांटम नंबर्स हैं, आपको इनकी एनर्जी का डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है. सो टू फाइंड आउट द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक एनर्जी, यू नो ये यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 2 है, यानी कि ये आपकी कौन सी है, 4D है. देयर यू हैव 3 and 2, तो ये आपकी 3D है. देयर यू हैव 4 and 1, तो ये आपके पास में 4P है और ये आपके पास में 3P है. कैसे पता चला? इफ़ यू हैव L इक्वल्स टू 0, L इक्वल्स टू 1, L इक्वल्स टू 2 और L इक्वल्स टू 3, तो ये आपके पास में SPDF 0 1 2 3 SPDF. इस तरीके से आप याद कर सकते हैं. अब या तो आपने आफबाउ प्रिंसिपल लर्न किया हो कि 3D की सबसे कम होगी, यहाँ पे आपके पास में ये आपके पास में आ जाएगा, ये 3P है, दैट इज़ नॉट 3D क्योंकि 1 है, तो ये आपके पास में 3P होगी. तो 3P की एनर्जी सबसे कम, फिर उसके बाद 3D आएगा, फिर 4P आएगा, फिर 4D आएगा. या तो आपने लर्न किया हो. अगर आपने लर्न नहीं किया तो यू कैन डू दैट क्वेश्चन बाय द N+L लॉ, N+L रूल. N+L रूल क्या कहता है कि आप N और L की वैल्यू को प्लस करेंगे. यू आर गोइंग टू ऐड द वैल्यू ऑफ N+L. तो 4 + 2 6, 3 + 2 you have 5, 4 + 1 you have 5 and 3 + 1 you have 4. जिसके लिए N+L की वैल्यू सबसे कम होगी उसकी एनर्जी सबसे कम होगी, यानी कि फोर्थ वाले की एनर्जी आपकी सबसे कम है एंड द फर्स्ट वन हैज़ द हाईएस्ट एनर्जी. यहाँ से आपको पता चल गया. नाउ यू हैव द कंफ्यूजन, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों के लिए आपके पास में 5 आ रही है. तो जब आपके पास में व्हेन यू हैव द वैल्यू ऑफ N+L इक्वल N+L वैल्यू, सो द ऑर्बिटल द सबशेल विद द लोअर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हैज द लोअर एनर्जी. यानी कि यहाँ पे आपके पास में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है और यहाँ पे आपके पास में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 है. तो 4P की एनर्जी ज्यादा होगी 3D से, यानी कि यहाँ पे आपके पास में आएगा थर्ड और फिर आपके पास में आएगा सेकंड. तो फर्स्ट, थर्ड, सेकंड, फोर्थ ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है. देन ये लेटेस्ट क्वेश्चन है. दीज आर द क्वेश्चन ऑफ 2024 ओनली, जो अभी आए हैं लेटेस्ट में. गिवन बिलो द 2 स्टेटमेंट द बाल्मर लाइन ऑफ द हाइड्रोजन एटम विद द लोएस्ट एनर्जी इज लोकेटेड with RH Rydberg constant 5/36 RH सेंटीमीटर इनवर्स. एक बार इसको भी डिस्कस कर लेते हैं कि ये आपके पास में कैसे आया है. तो रिडबर्ग का फॉर्मूला आपके पास में है न्यू बार इज इक्वल्स टू R 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर वेयर N1 इज लेस देन N2. और बिकॉज यू हैव बाल्मर सीरीज, तो बाल्मर सीरीज में हमारे पास में N1 हमारे पास में 2 होता है और मिनिमम एनर्जी वाली है. ये देखिए यहाँ पे आपके पास में लोएस्ट एनर्जी वाली है, तो फर्स्ट लाइन होगी और फर्स्ट लाइन के लिए आपके पास में N2 की वैल्यू 3 आ जाएगी, यानी कि यहाँ पे N2 की वैल्यू 3 है. तो आपके पास में आएगा न्यू बार इज इक्वल्स टू R 1/√2/3, क्योंकि मिनिमम एनर्जी वाली आपकी फर्स्ट लाइन होती है. तो देयर यू हैव न्यू बार इज इक्वल्स टू R, ये आपके पास में आएगा 1/4/1/9 और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास में आएगा 36, 9 - 4 और ये आपके पास में हो जाएगा R 5/36. और क्योंकि ये वेव नंबर है सो दैट्स वाई दैट विल बी इन सेंटीमीटर इनवर्स, और यही शायद आपको ऑप्शन दिया हुआ है. सो दैट इज अ करेक्ट ऑप्शन. Now the second statement, when the temperature of the black body increases, the maxima of the curve intensity or wavelength, it means there you have a curve of wavelength and intensity. There you have intensity shift towards the shorter wavelength. तो अगर आप इसका मैक्सिमा देखेंगे तो at the lower temperature the maximum is like this one. So this is the temperature T1. और जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो आपका मैक्सिमा कुछ इस तरीके से शिफ्ट होगा. अच्छे से तो नहीं बना, दोबारा बना देती हूँ इसको. मैक्सिमा आपका थोड़ा सा इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ये ऐसे करके. तो ये T2 है, तो T2 इज ग्रेटर देन T1
और बिल्कुल सही बात है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मैक्सिमा लोअर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट होगा, क्योंकि नाउ यू हैव द हायर एनर्जी, तो दैट इज ऑल्सो ट्रू। तो आपके पास में स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू एंड स्टेटमेंट सेकेंड इज ऑल्सो ट्रू, तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास में आएगा सी ऑप्शन, क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। ये आपका ब्लैक बॉडी रेडिएशन के लिए है और ये आपके रिडबर्ग फॉर्मूले के लिए है, विच आर द करेक्ट, बोथ आर द करेक्ट ऑप्शंस। इसके बाद में आते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन हमें बता रहा है द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट N1 फॉर द हीलियम आयन is -x joule, then that of the electron in N in the second state of beryllium ion. अब एनर्जी के लिए आपके पास में वैसे तो फॉर्मूला होता है कंप्लीट फॉर्मूला, पर देयर वी आर नॉट गोइंग टू टेक द कंप्लीट फॉर्मूला, क्योंकि कंप्लीट फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं है, कैलकुलेशन करनी है, हमारे क्वेश्चन भी जल्दी सॉल्व होने चाहिए। तो हमने यहाँ पे ले लिया E इज इक्वल्स टू कोई भी ए वैल्यू ले ली, क्योंकि इसका यूज नहीं है अभी, तो E इज इक्वल्स टू -a, ये हमारे पास में आएगा z² ओवर n²। तो इन्होंने जब हमें हीलियम आयन के लिए दिया, फर्स्ट हमें दिया है हीलियम आयन के लिए n इक्वल्स टू 1 दिया है, तो उस केस में हमारे पास में ये है -a, हीलियम का एटॉमिक नंबर हमारे पास में 2 का स्क्वायर और द नंबर ऑफ शेल इज 1, तो ये मेरे पास में आ जाएगा 4a -4a एंड दैट इज इक्वल्स टू -x जूल, जो कि हमें गिवन है। अब हमें क्या करना है, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट दिस थिंग फॉर द बेरिलियम आयन। बेरिलियम आपको दिया है +3 एंड यू नो द एटॉमिक नंबर ऑफ बेरिलियम इज 4 एंड द n इज गिवन टू 2। तो अब मैंने ये E1 निकाल लिया, नाउ यू हैव E2। E2 के लिए आपने दोबारा a लिया, क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू होती है, तो देयर यू हैव द स्क्वायर ऑफ z, तो 4 का स्क्वायर ये आ गया और यहाँ पे मेरे पास में आ गया 2 का स्क्वायर, तो दैट इज -a 16/4, 4 4 जा 16, तो ये -4a आ गया, दैट इज इक्वल्स टू -x जूल। तो ऑप्शन ये गलत है, यहाँ पे ये आपके पास में होगा -x एंड दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो आप दोनों के लिए निकाल लेंगे, निकाल के सॉल्व करेंगे, वो इसके इक्वल ही आएगा, -x के इक्वल आया है एंड दैट्स वाई द करेक्ट ऑप्शन विल बी -x ओनली। ठीक, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, match the list first with the list second. So there you have given the, there they have given the quantum numbers. Quantum numbers, basically if you are going to define the quantum number gives the number of address of the electron where that particular electron is present, and we have the 4 quantum number: principal quantum number, we have azimuthal quantum number, magnetic quantum number and spin quantum number. Azimuthal quantum number gives the that particular gives the size of orbital. As the azimuthal quantum number is going as the principal quantum number is going to increase, जैसे जैसे principal quantum number बढ़ेगा साइज बढ़ता चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास में 1s और 2s है और मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो 2s इज लार्जर देन द 1s, 3s इज मच मोर लार्जर देन द 1s और द 2s। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ेगा या नंबर ऑफ शेल बढ़ेगा, द साइज ऑफ द ऑर्बिटल इज गोइंग टू इंक्रीज। इट मीन सबसे पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को ले लेते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर गिव्स द साइज ऑफ ऑर्बिटल, इट इज गोइंग टू गिव यू द साइज ऑफ ऑर्बिटल। देन यू हैव एल वैल्यू, एल इज द एजीमुथल क्वांटम नंबर, ms is the spin quantum number and m is the magnetic quantum number. So L is the azimuthal quantum number. Azimuthal quantum number is going to give you the shape. शेप कैसे है, अगर आपके पास में S P D F है, सो यू नो S इज द स्फेरिकल, P आपके पास में डम्बल है, D इज द डाइडम्बल एंड F इज द ट्राइडम्बल। 3 ट्राइडम्बल्स होते हैं यहाँ पे इस तरीके से, अगर आप देखोगे तो ये आपके पास में ट्राइडम्बल्स आ जाएंगे। देन यू हैव द स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर इज गोइंग टू गिव द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट विल प्रोवाइड द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये वाला यहाँ पे आएगा। और फिर आपके पास में है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज गोइंग टू गिव द ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल, हाउ दैट पर्टिकुलर ऑर्बिटल आर गोइंग टू ओरिएंट। ओरिएंट से मतलब क्या है, जैसे कि P की आपके पास में 3 होती हैं, PX, PY, PZ। अगर P आपकी X एक्सिस पे प्रेजेंट है तो यू आर गोइंग टू कॉल इट PX, अगर आपकी वो Y एक्सिस पे प्रेजेंट है तो यू आर गोइंग टू कॉल इट PY, और अगर वो आपकी Z एक्सिस पे प्रेजेंट है तो यू आर गोइंग टू कॉल इट PZ। देख लेते हैं, अब A का आपके पास में 4th है, A का आपके पास में 3rd है, उसके बाद में B का आपके पास में 4th है, C का आपके पास में 1st है और D का 2nd है, तो B ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें से जो भी स्टेटमेंट है आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। सबसे पहले एटम ऑफ द ऑल एलिमेंट आर कंपोज्ड ऑफ द 2 फंडामेंटल पार्टिकल।
डाल्टन ने कहा था और बिल्कुल सही कहा था कि एटम ऑफ द ऑल एलिमेंट, हर एलिमेंट के जो एटम्स हैं वो मतलब हर एलिमेंट जो है वो फंडामेंटल पार्टिकल एटम से मिलकर बना है, ठीक है। एटम ऑफ द ऑल एलिमेंट आर कंपोज्ड ऑफ टू, सॉरी गलत मैंने पढ़ लिया, अब दोबारा देखते हैं। एटम ऑफ ऑल एलिमेंट्स आर कंपोज्ड ऑफ टू फंडामेंटल पार्टिकल, दो फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर बने हैं, जबकि दो फंडामेंटल पार्टिकल नहीं होते हैं, तीन फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो ये गलत है। द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10 to the power -31 kg, दैट विल बी इन पावर, तो ये -31 kg है, 9.1, ये करेक्ट है, ये आपको पता है, ये आपको याद करना पड़ेगा। इसके बाद में ऑल द आइसोटॉप्स ऑफ एन गिवन एलिमेंट शोज द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, एक ही एलिमेंट के जितने भी आइसोटॉप हैं दे शोज द सेम केमिकल प्रॉपर्टी, बिल्कुल सही है, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड इफ एनी एलिमेंट हैज द सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन सो दे विल शोज द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। तो ये वाले वो आइसोटॉप्स में क्या होगा, आइसोटॉप्स में आपका मास नंबर चेंज होता है। जैसे अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो हाइड्रोजन में 1H1 1H2 1H3 है, दे आर चेंजिंग द मास नंबर ओनली, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, और अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे तो दे आर गोइंग टू हैव द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन आर कलेक्टिवली नोन एज न्यूक्लियस, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियस कहते हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को तो न्यूक्लियस नहीं कहते हैं, सो देयर इज प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो ये गलत है, न्यूक्लियॉन्स जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी रिगार्डेड द एटम एज ए अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ द मैटर, किसी भी मैटर का जो अल्टीमेट पार्टिकल है, जो मेन पार्टिकल है, दैट इज रिगार्डिंग एज ए एटम, बिल्कुल सही बात है, ये बात भी डाल्टन ने सही कही थी। तो वी हैव द 3 ऑप्शंस करेक्ट एंड द 2 ऑप्शंस रॉन्ग। 3 ऑप्शन कौन कौन से करेक्ट हैं, बी, सी और ई आपके करेक्ट हैं, और आपका ए और डी रॉन्ग है, तो यानी कि आपके पास में सी ऑप्शन आएगा यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ द वेव फंक्शन ऑफ साई डिपेंड ऑन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द एटम। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पढ़ी है आपने, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंड करती है, तो बिल्कुल सही बात है, द साई वैल्यू डिपेंड ऑन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द एटम, एटम के कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंड करती है, तो दैट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। नाउ तो दैट इज द साई, इसे आप वेव फंक्शन बोलते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन एट ए एटम विद इन एन एटम इज प्रोपोर्शनल टू द ऑर्बिटल वेव फंक्शन। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन क्या होती है, अब इफ यू आर गोइंग टू डू द स्क्वायर ऑफ साई, तो दैट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन। अब मैंने आंसर आपको दे दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन आपकी साई स्क्वायर होती है। वो क्या कह रहा है, दैट इज द प्रोपोर्शनल नहीं है, उसके स्क्वायर के इक्वल है, तो साई स्क्वायर इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, तो ये आपका गलत है। वेव फंक्शन साई और साई कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंड करता है, बिल्कुल सही बात है, इलेक्ट्रॉन के जो भी कोऑर्डिनेट्स हैं, और साई का अगर आप स्क्वायर कर दोगे तो इट इज गोइंग टू गिव यू द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, यानी कि वो एरिया जहां पे आप इलेक्ट्रॉन को ढूंढ सकते हो, एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल में आप इलेक्ट्रॉन को कहां कहां ढूंढ सकते हो, दैट इज कॉल्ड साई स्क्वायर, उसे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और वो स्क्वायर ऑफ साई के इक्वल होती है, उसके प्रोपोर्शनल नहीं होगी, यहां पे इन्होंने प्रोपोर्शनल बोला है, ये चीज थोड़ा ध्यान से पढ़ना क्योंकि कंफ्यूज कर जाती है एग्जाम में। तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट वेयर एज द ऑप्शन सेकंड इज रॉन्ग, तो फर्स्ट इज ट्रू एंड सेकंड इज द फॉल्ट, ए ऑप्शन आपके पास में यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है। इसके बाद में अगला आपके पास में आता है रिलेशनशिप बिटवीन NM नंबर ऑफ परमिजिबल वैल्यू फॉर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, यानी कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की कितनी वैल्यू परमिजिबल होंगी फॉर अ गिवन एजीमुथल क्वांटम नंबर। आपको कोई भी अगर एजीमुथल क्वांटम नंबर दिया है तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो अगर आपको याद भी नहीं है, वैसे तो देयर इज ए फॉर्मूला डायरेक्टली, यू हैव द फॉर्मूला 2l+1, इसके अंदर एक पर्टिकुलर सब शेल के अंदर इतनी ऑर्बिटल प्रेजेंट होंगी, बट अगर आपको वैसे भी याद नहीं है तो यू कैन डू इन दिस वे कि अगर आपके पास में l की वैल्यू 1 है तो m की वैल्यू -l से +l तक लेके हम चलते हैं, तो ये हमारे पास में आ गया -1 0 +1, कितनी हो गई, 3 हो गई। 3 कैसे निकली, यहाँ पे आप यहाँ पे 2 × 1 + 1 करोगे तो 3 आ जाएगा, यानी कि फॉर पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ l द वैल्यू ऑफ m इज इक्वल्स टू 2l+1 के इक्वल होती है, ठीक है। ये आपको फॉर्मूला पता चल गया। अब क्या करना है, अब आपको इसको डेरिवेट करना है क्योंकि इन्होंने l निकालने के लिए कहा है, तो m
-1 इज इक्वल्स टू 2l, 1 को हम इधर ले आए, एंड m-1 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल्स टू l। किससे मैच हो रहा है? ये आपके केवल फोर्थ ऑप्शन से मैच हो रहा है, यानी कि ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। बहुत इजी है, बस थोड़ा सा आपको मैथ्स करना है, इधर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ले जाना है, उसके अकॉर्डिंग करना है, बट यू आर एबल टू डू इट ओनली कि अगर आपके पास आपको ये फॉर्मूला याद होगा, देन अदरवाइज यू आर नॉट एबल टू डू इट। ठीक है, नेक्स्ट यू हैव चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। यू हैव टू मैच इट। मैच, ये क्वेश्चन मोस्टली क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तो जस्ट ये मेमोराइज कर लो, 0 1 2 3 S P D F। 1 2 3 याद करते हो बचपन में, ABCD याद करते हो बचपन में, सेम वैसे ही करना है, 0 1 2 3 S P D F। तो आपके पास में यहाँ पे दिस इज द P, दिस वन इज द D, दिस वन इज द S एंड दिस वन इज द S। यानी कि आपके पास में 2P है, 3D है, 3S है और 2P है, सॉरी 2S है, क्योंकि ये 0 है। तो आपके पास में जो 2P आएगी ये रही, A का थर्ड, B का यू हैव 3D, यानी कि B का आपके पास में आएगा फोर्थ, देन यू हैव 3S, यानी कि C का आएगा सेकेंड और D का आएगा 1। तो ऑप्शन फर्स्ट ही मैच हो गया, हमें और आगे चलने की जरूरत ही नहीं पड़ी है, तो डायरेक्टली ये ऑप्शन आपका मैच हो गया। बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। जब भी आपको इनकरेक्ट दिया हो, ट्राई टू अंडरलाइन इट, क्योंकि समटाइम्स वी हैव अ प्रेशर ऑन आवर माइंड, तो हमें याद नहीं रहता कि हमें करेक्ट करना है या इनकरेक्ट करना है, तो दैट्स बेटर कि आप उसको इनकरेक्ट को अंडरलाइन कर लो। और मैं हमेशा यही बात बताती हूँ अपने स्टूडेंट्स को कि सबसे पहले इनकरेक्ट या रॉन्ग स्टेटमेंट को अगर वो पूछ रहा है तो अंडरलाइन इट। Now, the options are all the 5D orbital are different in size when compared to the respective 4D orbital. 4D और 5D का साइज बिल्कुल डिफरेंट ही होगा। 5D लार्जर होगी देन कंपैरिजन टू 4D। बिल्कुल सही है, 4D आपकी इस तरीके से छोटी होगी, जबकि 5D आपकी इस तरीके से बड़ी होगी, यानी कि ये करेक्ट है। All the 4D orbital have the shape similar to the respective to 3D। बिल्कुल सेम शेप होगी। आप शेप की भी बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपके पास में D में you have the 5D orbital। 5D orbital हैं, कैसे बनाते हैं? X Y X Z Y Z X Y and Z इस तरीके से। So now if you are making the lobes in between the X and Y, तो this is called DXY। If you are making the lobes between X and Z, so this is called DXZ। If you are making the lobes in between Y and Z, so this one is called DYZ। But अगर आप lobes को on the axis बना रहे हो, यानी कि अगर अब यहाँ पे आपने X और Y एक्सिस के ऊपर बना दिया, दोनों में डिफरेंस है, देख लेना। अगर आपकी एक्सिस इन बिटवीन, अगर आपकी जो लोब्स है, मान लेते हैं ये मेरी लोब है, ये डी ऑर्बिटल की लोब है, तो अगर ये मेरे पास में इस तरीके से एक्सिस के बीच में आ रही है ये, सो दैट इज कॉल्ड डी एक्स वाई, या जो भी एक्सिस है उसके बीच में आ रही है। बट अगर ये ऑन द एक्सिस आ रही है इस तरीके से, या तो इस एक्सिस पे आ रही है या फिर इस एक्सिस पे आ रही है, तो देन यू आर गोइंग टू कॉल इट डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और z तो हमारी इंपॉर्टेंट होती है, z हम इस तरीके से बनाते हैं और दूसरी लोब यहाँ पे इसके घुमे हुए होती है, बीच में रोटेट करे हुए होती है, तो इसे हम बोलते हैं डी जेड स्क्वायर। तो उन्होंने कहा कि इन एन एटम ऑल 3D ऑर्बिटल आर इक्वल इन द एनर्जी। पहले द 4D ऑर्बिटल हैव द सेम शेप सिमिलर टू द रेस्पेक्टिव 3D ऑर्बिटल। शेप सबकी सेम ही होगी, साइज बड़ा होता चला जाएगा, यानी कि दिस इज ऑल्सो करेक्ट। नाउ इन एन एटम ऑल द 3 ऑर्बिटल आर इक्वल इन एनर्जी इन फ्री स्टेट। अगर आपकी फ्री स्टेट है, यस अगर आपकी फ्री स्टेट है, तो इन सारी जो डी ऑर्बिटल हैं दे आर इक्वल इन एनर्जी एंड दीज आर कॉल्ड डीजेनरेट। दीज आर कॉल्ड डीजेनरेट। डीजेनरेट मतलब इक्वल इन एनर्जी, यू कैन राइट इक्वल इन एनर्जी। इट मीन्स यहां पे ये इक्वल इन एनर्जी होंगी, तो दैट इज ऑल्सो करेक्ट, बट फ्री स्टेट की बात कर रहे हैं। फोर्थ पॉइंट, द शेप ऑफ डी एक्स वाई डी वाई जेड डी एक्स जेड एक्स आर सेम, बिल्कुल सेम है, आर सिमिलर टू ईच अदर, बिल्कुल सिमिलर है, बट डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर आर सिमिलर टू ईच अदर। ये आपको सिमिलर लग रही है? कहीं से भी इनमें कोई सिमिलैरिटी दिखाई दे रही है? सो दीज आर नॉट सिमिलर टू ईच अदर, सो दिस इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ये आपकी इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगी, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में आता है
Next question is, a particular station of All India Radio, New Delhi broadcast on the frequency of 1368 kilohertz. So they have given you the frequency 1368 kilohertz, or you can write 1368 into 10 to the power hertz या per second. They both are the same thing. हर्ट्स को या पर सेकेंड लिखते हो. देखो यूनिट मैं जब भी क्वेश्चन कराऊंगी आई एम गोइंग टू गिव द मोर इंपॉर्टेंस टू द यूनिट, क्योंकि यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट होती है और बच्चे यहीं पे गड़बड़ करते हैं. अब आपके पास में है द वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. यू हैव टू फाइंड आउट द वेवलेंथ. तो आपको पता है न्यू इज इक्वल्स टू सी बाय लेमडा, और यू कैन डू लेमडा इज इक्वल्स टू सी बाय न्यू. सी स्पीड ऑफ लाइट है जो कि आपको दे रखी है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर per second you have, and there you have 1368 into 10 to the power 3 per second. पर सेकेंड से पर सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, मीटर में आंसर आएगा. देख लो एक बार, मीटर में ही है, यहाँ सेंटीमीटर में. ये थोड़ा ध्यान रखना, यहाँ पे सेंटीमीटर में दे रखा है. तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो. ये आपके पास में हो गया 3 इंटू 8 में से 3 गए 5 5 1 3 6 8. या फिर मैं इसको लिख सकती हूँ 3 3 0 मैंने यहाँ पे लगा दी, यहाँ पे 2 रह गया, और ये आपके पास में आ गया 1368. तो ट्वाइस जाएगा, ट्वाइस के बाद में आपका 19. अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप, ये इस क्वेश्चन में बहुत इजी क्वेश्चन है, बट दैट क्वेश्चन रिक्वायर्ड द टाइम कंजप्शन. टाइम कंजप्शन क्यों है? क्योंकि ये देखो पहली बात, देयर दे हैव गिवन इन द सेंटीमीटर. आफ्टर दैट ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में है. यहाँ पे डेसिमल नहीं है, यहाँ पे पर वैसी वैल्यूज का फर्क आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे केवल एक वैल्यू का फर्क है. और तो ये आपको डेसिमल की 4 प्लेसेस तक करना पड़ेगा, अदरवाइज थोड़ी सी जल्दबाजी करी क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा. 219 आप में से सबका आ जाएगा. सेंटीमीटर में तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इट्स अ क्वाइट बिग वैल्यू, ऑलरेडी हमारा मीटर में आ रहा है, तो ये ऑप्शन तो हमने ओमिट कर दिया. अब 2192, 21.9 और 21.3, तो इसमें से आपके पास में ये वाला ऑप्शन करेक्ट आता है. डेसिमल के 4 प्लेस तक सॉल्व करके देख लेना, सो दैट कि आप पर सबसे बड़ी बात है कि आपकी स्पीड तेज होनी चाहिए. देन यू कैन डू दिस टाइप ऑफ द क्वेश्चन. इसके बाद में आपके पास में आता है 4d, 5p, 4f, 6p ऑर्बिटल आर अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एनर्जी. सेम वही चीज है डिक्रीजिंग एनर्जी की. तो रिसेंट ईयर में ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है. डिक्रीजिंग एनर्जी है, देखो सबसे पहले आपके पास में 5f है, 6p है, 4d है और 5p है. तो जस्ट फाइंड आउट n प्लस l फॉर देम. यहाँ पे आपके पास में आएगा 5 प्लस 3, क्योंकि फ्लोरीन के लिए 0 1 2 3 sp-df, तो ये हो गया 8. ये आएगा 6 प्लस 1, ये आपके पास में हो गया 7. ये आपके पास में आएगा 4 प्लस 2, क्योंकि d के लिए आपके पास में 0 1 2 2 होता है 6, और ये आपके पास में आएगा 5 प्लस 1 6. अब ये दोनों 6 हैं, सो विच हैज द लोअर एनर्जी? जिसकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कम है. इट मीन्स द इन 4d द 4 हैज 4d एंड 5p दोनों के लिए n प्लस l की वैल्यू 6 आई है, बट देयर द n वैल्यू इज लोअर, सो दैट्स वाई दैट हैज द लोअर एनर्जी. तो अब सबसे ज्यादा एनर्जी आपकी 5f की होगी, देन यू हैव द 6p, देन यू हैव द 5p, एंड एट द एंड यू हैव द 4d. देख लेते हैं जरा, 5p, 6p, 5p एंड 4d. इट मीन्स द बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन. इसके बाद में द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, विच वन ऑफ द रॉन्ग स्टेटमेंट. आपको रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी है. अगेन यू हैव टू फाइंड आउट द रॉन्ग स्टेटमेंट. द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी एच अपॉन 4 पाई. अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल तो हमने इस तरीके से नहीं पढ़ा है. अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है? इट इज इम्पॉसिबल टू फाइंड आउट द पोजीशन एंड द मोमेंटम ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली. यानी कि अगर आपका कोई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो इट्स इम्पॉसिबल टू फाइंड आउट द पोजीशन एंड द मोमेंटम. उसकी पोजीशन और उसकी मोमेंटम आप एक साथ फाइंड नहीं कर सकते हैं. छोड़ते हैं, थोड़ा होल्ड रखते हैं इसको. आगे, द हाफ फील्ड एंड द फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल हैव ग्रेटर स्टेबिलिटी ड्यू टू ग्रेटर एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड ग्रेटर सिमेट्री. ये हमें पता है. द हाफ फील्ड एंड द फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल आर मोर स्टेबल बिकॉज उनकी सिमेट्रिकल होती हैं, सिमेट्रिकल अरेंजमेंट होता है. जैसे कि अगर p3 होगा तो p ऑर्बिटल में तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो दे हैव द सिंगल इलेक्ट्रॉन लाइक दिस वन. या फिर अगर फुल्ली फील्ड है तो दे हैव द डबल इलेक्ट्रॉन एंड दे हैव द मोर एक्सचेंज ऑफ एनर्जी.
बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि ये सही है। द एनर्जी ऑफ 2s ऑर्बिटल इज लेस देन द एनर्जी ऑफ 2p ऑर्बिटल इन केस ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम। जब आपके पास में हाइड्रोजन लाइक एटम है जिसके पास में केवल एक इलेक्ट्रॉन है, तो आपके पास में 2s और 2p, एक ही शेल की जितनी भी सब शेल्स होंगी, दे हैव द सेम एनर्जी। तो यहाँ पे आपके पास में 2s और 2p की एनर्जी सेम हो जाएगी, बिकॉज दैट इज द केस ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम्स। देन द डी ब्रोगली वेवलेंथ, अच्छा तो ये आपके पास में रॉन्ग आ गया, इन्होंने लेस देन कहा, ये रॉन्ग आ गया, तो यानी कि ये आपके पास में सही चीज है। अब ये सही चीज कैसे है, हमने तो हीजनबर्ग प्रिंसिपल ऐसे पढ़ा ही नहीं था, अभी हम इसको ड्राइव करते हैं। नेक्स्ट, द डी ब्रोगली वेवलेंथ इज गिवन बाय लैम्डा इज इक्वल्स टू h/mv। ये तो डी ब्रोगली ने कहा था, बिल्कुल क्लियर है। अब हम बात करते हैं अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की, ये कैसे ड्राइव होता है, ये कैसे आएगा हमारे पास में डेरिवेशन। तो हमें पता है द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल सेज डेल्टा x इंटू डेल्टा p, अनसर्टेनिटी इन पोजिशन मल्टीप्लाई बाय अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम ग्रेटर देन और इक्वल्स टू h/4π। ये आपके पास में हीजनबर्ग अनसर्टेनिटीज प्रिंसिपल है, दैट इज अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, अब क्या करना है आपको, आपको E दिया हुआ है, तो E क्या है, E इज द एनर्जी एंड E इज द एनर्जी जो आप निकालते हैं वो mc² के इक्वल होती है, यानी कि E इज इक्वल्स टू m इंटू डेल्टा v²। c को यहाँ पे मैं वेलोसिटी ले रही हूँ, स्पीड ऑफ लाइट, यहाँ पे वेलोसिटी ले ली, mc² होती है, तो ये आपके पास में आ गया m इंटू डेल्टा v²। अब यहाँ पे हमारे पास में m इंटू डेल्टा v, वेलोसिटी आपने फिजिक्स में पढ़ी है, डेल्टा v इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट, तो डेल्टा x अपॉन डेल्टा t, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, चेंज इन टाइम, ये आपके पास में आ गया टाइम। तो यहां पे आप क्या करेंगे, यहां पे आप करेंगे m इंटू, ये आपके पास में आ गया डेल्टा x अपॉन डेल्टा t का स्क्वायर। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मेरे पास में E इंटू डेल्टा t दिया है, मैंने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में मैंने किया डेल्टा E इंटू डेल्टा t, मैं इसमें से यहां पे ले आई और मेरे पास में यहां पे बचा m इंटू डेल्टा x स्क्वायर अपॉन डेल्टा t। यहां तक कोई प्रॉब्लम? ये देखो मैंने क्या किया है, आई पुट दैट डेल्टा टी का स्क्वायर आएगा ना, तो स्क्वायर में से एक डेल्टा टी को मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई में ले गई। क्यों ले गई? क्योंकि मुझे इसे यहाँ पे डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी लाना है ये। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? ये डेल्टा टी है। अब हमारे पास में हीजनबर्ग प्रिंसिपल क्या कह रहा है? हीजनबर्ग प्रिंसिपल हमें कह रहा है कि वी हैव डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h अपॉन 4π। मोमेंटम, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम को मास इंटू वेलोसिटी लिख सकते हैं, तो हमारे पास में आएगा डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू मास इंटू डेल्टा वी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू h अपॉन 4π। और वेलोसिटी को अभी हम लिख सकते हैं x अपॉन डेल्टा टी, तो यानी कि हमारे पास में आ गया डेल्टा एक्स m इंटू डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी इज ग्रेटर देन और h इक्वल्स टू 4π। तो मैं इसे ऐसे भी तो लिख सकती हूं, आई कैन राइट m इंटू डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर अपॉन डेल्टा टी इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू h अपॉन 4π। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन, दिस वन इज द फर्स्ट इक्वेशन। ये पहले की थी, ये बाद में की है। अब आप देखो जरा, m इंटू डेल्टा एक्स स्क्वायर अपॉन डेल्टा टी, m इंटू डेल्टा एक्स स्क्वायर अपॉन डेल्टा टी, ये दोनों चीजें इक्वल हैं, तो ये दोनों चीजें भी हैं तो आपकी इक्वल आ जाएंगी। इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करोगे, यानी कि दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो आपको रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी थी, तो आपका सी ऑप्शन रॉन्ग होगा। पर ये क्वेश्चन आप तभी कर सकते थे जब आपको ये डेरिवेशन आता होगा। अगर आपको ये डेरिवेशन नहीं आता होगा तो यू कांट डू दिस क्वेश्चन। नाउ next question you have, which of the following series of the transition in the spectrum of the hydrogen atom falls into the visible region? देखो अब इसे याद कैसे करते हैं, जैसे मैंने किया हुआ है। तो मैंने जो सीरीज याद की हुई है, मैंने की हुई है LBP, लाइमन बाल्मर पास्चन ब्रैकेट पी फंड। जो आपकी लाइमन है ये आपकी यूवी की रेंज में आती है, ये जो बाल्मर है ये आपकी विजिबल की रेंज में आती है, और बाकी ये सारी आपकी IR की रेंज में आती हैं। तो बस इस तरीके से याद कर लो, LBP BP, लाइमन बाल्मर पास्चन ब्रैकेट पी फंड, हमफ्री आती है फिर उसके बाद में। तो यहाँ पे ये आपकी कौन सी आ रही है? विजिबल रीजन में पूछी है, तो विजिबल रीजन में आपकी यू हैव द बाल्मर सीरीज। बाल्मर सीरीज विल कम इनटू द visible region. Orbital having 3 angular nodes and the 3 total nodes
in the option. आपको you have to find out the orbital which has the 3 angular node and 3 total node. So there you have a formula for the node कि total node is equals to that is n minus 1 total node. If you have to find out the angular node, तो angular node के लिए you have L, and if you have to find out the spherical node, for spherical node you have the formula n minus L minus 1. अब you have given the total node n minus 1 is equals to 3, तो n तुम्हारे पास में आ गया 4, एंड एंगुलर नोड आपको दी है 3, यानी कि ये आपके पास में आ गई 3, और 3 आपके लिए होती है 0 1 2 3 S P D F. सो दिस इज द 4F. द आंसर विल बी 4F. इस तरीके से आपके पास में, इसका बहुत सिंपल है, तीनों नोड्स याद कर लो, डायरेक्टली आप नंबर ऑफ नोड भी निकाल सकते हैं. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, which is the correct order of increasing energy of the least listed below in the atom? The atom titanium is given. Titanium is the correct order of increasing energy of orbitals बताना है. सेम फिर वही क्वेश्चन आ गया आपके पास में. तो आपको दिया है you have 4s 3s 3p 3d. कोई भी एटम क्यों ना दिया हो, जस्ट अप्लाई द n प्लस एल रूल. 4 प्लस 0 4, 3 प्लस 1 4, 3 प्लस 0 दैट इज द s है तो ये 0 होगा, तो 3 प्लस 0 3, 3 प्लस 1 4 एंड 3 प्लस 2 5. तो द मिनिमम एनर्जी देयर शुड बी 3s. 3s के बाद में यू हैव गिवन द 4s and 4p. So the 3p has the lower energy because it has the lower principal quantum number. Then you have 4s and after that you have the 3d. So 3s 3p 4s 3d. That's why you are going to fill the electron in that order. कि अगर आपके पास में 22 atomic number है, so you are going to fill 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 and you are going to fill the electron 4s2 and 3d. कितने बचे हैं? 2, क्योंकि यहां तक आपके 20 हो चुके हैं. 3d2. अगला क्वेश्चन, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम. सो द वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम, इट मीन्स इफ यू हैव टू कैलकुलेट एंगुलर मोमेंटम, so the value of angular momentum is under root L plus 1 h upon 2 pi, and sometimes the h upon 2 pi is written as h cross. इसी को आप h cross भी बोलते हैं, यहाँ पे क्रॉस बन जाता है इस तरीके से. तो you have to find out the d orbital. अब आपको d orbital के लिए फाइंड आउट करनी है. d orbital के लिए आपके पास में l की वैल्यू 0 1 2 है, यानी कि you are going to write 2 plus 1 h upon 2 pi. तो ये आपके पास में हो गया 3 3 2 जा 6. सो ये आपके पास में आ गया अंडर रूट 6 h अपॉन 2 पाई, या फिर आप इसी को अंडर रूट 6 h क्रॉस भी लिख सकते हैं. तो यहाँ पे h क्रॉस की फॉर्म में दिया है, तो दे हैव रिटन द ऑप्शन वेरी स्मॉलर. तो ये आपके पास में था 2 अंडर रूट 3 h क्रॉस, ये आपके पास में 0 h क्रॉस दे रखा है, ये आपके पास में अंडर रूट h क्रॉस दे रखा है, और ये अंडर रूट 6 h क्रॉस दे रखा है. सो द ऑप्शन सी विल बी करेक्ट. बहुत बार आया हुआ है सेम यही क्वेश्चन, मतलब सेम ये नहीं, वैल्यू थोड़ी थोड़ी चेंज करके यही क्वेश्चन कई बार आया हुआ है. नाउ द नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द डी ऑर्बिटल विल हैव द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी along the axis, यानी कि विच डी ऑर्बिटल हैज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द एक्सिस, एक्सिस पे. तो अभी हमने 5 डी ऑर्बिटल पढ़ी थी. वी नो कि द 3d ऑर्बिटल जो कि इन बिटवीन द एक्सिस है, ये देखिए दीज आर द इन बिटवीन द एक्सिस. तो यहां पे जो आपकी ऑर्बिटल डेंसिटी होगी या फिर द ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, दैट विल बी इन बिटवीन द एक्सिस, डी एक्स वाई डी एक्स जेड और डी वाई जेड, यहां पे इन बिटवीन द एक्सिस है. बट इन केस ऑफ दीज 2 ऑर्बिटल, ये आपके पास में डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, ये आपकी ऑन द एक्सिस होंगी. तो इन दिस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल बी ऑन द एक्सिस, एक्सिस के ऊपर होगी. तो आंसर आपके पास में आएगा डी जेड स्क्वायर एंड डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. नेक्स्ट हमारे पास में आता है, नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन, द इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइंग द सेम ऑर्बिटल आर डिस्टिंग्विश्ड बाय द 2 इलेक्ट्रॉन
जो कि एक ही ऑर्बिटल में प्रेजेंट हैं, तो उनको आप कैसे कर सकते हैं? इफ द टू इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन द सेम ऑर्बिटल, तो उनके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम होंगे. फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव n इक्वल्स टू 1, फर्स्ट शेल की फर्स्ट ऑर्बिटल की बात कर लेते हैं, दोनों के लिए n की वैल्यू 1 होगी, l की वैल्यू 0 होगी, m की वैल्यू 0 होगी, बट दे हैव देयर स्पिन क्वांटम नंबर डिफरेंट. सो वन विल बी प्लस हाफ एंड अदर विल बी माइनस हाफ, या फिर आप एक को ऊपर और एक को नीचे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दिखा सकते हैं. सो हाउ यू आर डिफरेंशिएटिंग देम? यू आर डिफरेंशिएटिंग देम बाय द वैल्यूज ऑफ, यहाँ n नहीं होगा, यहाँ s होगा, by the value of s, and s is the spin quantum number. तो आप spin quantum number के थ्रू टू इलेक्ट्रॉन्स की जो सेम ऑर्बिटल में प्रेजेंट हैं उनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं. एंड दैट रूल यू कैन अप्लाई द पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. नो टू इलेक्ट्रॉन इन एनी एटम कैन हैव ऑल द 4 क्वांटम नंबर सेम. एक एटम के अंदर कितने भी इलेक्ट्रॉन क्यों ना हो, किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते हैं. And Horn's rule of maximum multiplicity, pairing of electron takes place when each orbital of a particular subshell has the single electron. तभी आप उनकी पेयरिंग कर सकते हो जब एक सबशेल में जितनी भी ऑर्बिटल प्रेजेंट हैं उनको आप सिंगल फिल्ड कर दोगे. तो इस पे भी क्वेश्चन आया है, जैसे कि एक बार क्वेश्चन आया था कि उनसे उन्होंने ये पूछा था कि कौन सा रॉन्ग है. अगर आप इस तरीके से फिल कर रहे हो तो इट इज़ अ रॉन्ग फिलिंग, कि पहले आप सिंगल फिल करोगे सेम स्पिन की, आफ्टर दैट यू आर गोइंग टू स्टार्ट द पेयरिंग. ठीक है, तो दैट इज द फर्स्ट सीरीज और दैट इज द फर्स्ट पार्ट. आई यूज के इसमें मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर के 20 क्वेश्चंस जो PYQ के जो लेटेस्ट आए हैं, तो मोस्टली 10 ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपके आधे कवर हो गए हैं. यहाँ पे आपने देखा होगा मैंने न्यूमेरिकल पोर्शन बहुत कम लिया है. द रीज़न इज कि जेई में के भी क्वेश्चन लेने वाली हूँ मैं, तो जेई के क्वेश्चन में न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज़्यादा आ जाएंगे. तो इट्स नॉट कि आप अगर नीट की सीरीज देख रहे हो तो यू आर नॉट गोइंग टू सी द जेई सीरीज. क्वेश्चन दोनों आ रहे हैं, कई बार ऐसा भी हुआ है कि जेई के क्वेश्चन नीट में भी आए हैं. सो जस्ट प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू दैट. एंड दिस सीरीज इज इंपॉर्टेंट फॉर the students those who are preparing for their PGTs के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, TGTs के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, और इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग एनी ऑफ द कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स लाइक कि आप IIT JEM के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर आप CSI या नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ये सब के लिए काम आएगी. बट हाँ, दीज आर द PYQ ऑफ द नीट ओनली. ओके जी, चलिए मिलते हैं फिर. इसी तरीके से आपको सीरीज मिलती रहेंगी, डेली एक वीडियो आपको मिलती रहेंगी. थैंक यू जी, बाय. ओके बच्चा, टेक केयर.